हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, यानी तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। 3 कथन मेरा दिया हुआ है, वो क्या है, सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी हमको कारण भी बताना है कि सत्य है या फिर असत्य क्यों है, उसका कारण सहित उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा प्राकृत, उसके बाद आता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण, उसके बाद आता है पूर्णांक, उसके बाद आता है परिमेय। ठीक है, और अपरिमेय जो होता है वो अलग रहता है, अपरिमेय। ठीक है, ये मेरा हो गया अपरिमेय। और इधर देखिए सबसे अंदर में जो हम लिए हैं, क्या लिए हैं, प्राकृत संख्या। अब देखिए जैसे इसको आप गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, अगर हम बोलेंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो देखिए ये जो गोला है इसके अंदर में इनबिल्ट है कि नहीं, इसके सेकंड वाले गोले के अंदर में है कि नहीं, तो हम प्रत्येक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या को पूर्णांक भी बोल सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक को परमेय संख्या भी बोल सकते हैं। क्या देखिए उसी के अंदर में ना वो पूरा समा गया है। जैसे हम प्रत्येक प्राकृत संख्या को बोले तो क्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्या देखिए पूर्ण संख्या का एरिया यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अंदर में प्राकृत संख्या जब इनबिल्ट है, आ गया है, तो मतलब क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम देखिए, अगर हम बोल दें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं है। कारण क्या है कि ये वाला पार्ट मेरा क्या प्राकृत संख्या है, ये तो मेरा सिर्फ पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हम प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते, लेकिन प्रत्येक प्राकृत को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर और पूर्णांक इंटीजर और परमेय संख्या। बात करते हैं अपरमेय संख्या की, तो अपरमेय संख्या इससे अलग होता है, यानी परमेय संख्या के अंदर ये सब आ जाता है, और अपरमेय संख्या क्या होता है, इससे अलग होता है। ठीक है, और यही दोनों संख्या, परमेय संख्या का एक टोटल गोला हो गया यहाँ से यहाँ तक, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को दोनों को एक साथ जो लेंगे, अगर हम परमेय संख्या को भी लिए और अपरमेय संख्या भी लिए, तो वो किस में आता है, वास्तविक संख्या के अंदर। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आता है, परमेय संख्या भी आता है और परमेय संख्या भी आता है। तो देखिए जब परमेय संख्या आ गया, जब मेरा परमेय संख्या आ गया, तो इसके अंदर पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत सब आया कि नहीं, तो हम वास्तविक संख्या का क्या बोल सकते हैं, जिसके अंदर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, सभी परमेय संख्या और सभी अपरमेय संख्या रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ हो जाएगा, अगर हम एक गोला को और पैक कर दें, देखिए हम कहाँ से कहाँ एरिया लिए, यहाँ से यहाँ तक लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें अपरमेय संख्या भी आ गया और परमेय भी आ गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वास्तविक। अब ये वाला जो पार्ट हुआ क्या हो गया, वास्तविक। देखिए जिसके अंदर परमेय संख्या भी आ गया मेरा और अपरमेय संख्या भी आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या, देखिए प्रत्येक अपरमेय संख्या, बड़ा गोला क्या है, वास्तविक संख्या का, तो प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ब्लू वाला है बाहर जो ही है वास्तविक संख्या का, यहाँ हम लिख दिए हैं वास्तविक संख्या, पूरा कवर किया है वास्तविक संख्या। देखिए और अपरमेय संख्या यहाँ है, तो क्या ये अपरमेय संख्या पूरा ही वास्तविक संख्या के अंदर है कि नहीं, देखिए पूरा है,
पूरा है। इसका मतलब क्या है कि कथन सत्य है मेरा, प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर है, तो वास्तविक संख्या है तो क्या हो जाएगा, ये सत्य। ठीक है, सत्य हो जाएगा। कारण क्या है कि देखिए इसमें क्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह से समूह में वास्तविक, या फिर समूह से बोल सकते हैं, समूह से वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, किसके समूह से, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह से। परिमेय यहाँ तक हो गया मेरा और अपरिमेय यहाँ हो गया, छोटा सा जो दिख रहा है। और इसी के अंदर देखिए टोटल को हम इनबिल्ट किसके अंदर कर दिए, वास्तविक संख्या के अंदर। आपको दिख रहा होगा हम यहाँ पे वास्तविक संख्या लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। सेकंड क्वेश्चन है, तो प्रत्येक बिंदु, जैसे हम संख्या रेखा की बात करें, यहाँ क्या होता है 0, इधर 1 होता है, 2 3 -1 -2, इस टाइप का होता है। अगर हम प्रत्येक बिंदु का बात करें, रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह। जैसे हम रूट 4 का बात करें तो इसका वैल्यू कितना 2, रूट 9 का बात करें कितना 3, तो इसका तो हम वर्गमूल आसानी से निकल रहा है। अगर हम देखिए रूट 7 का बात करें तो ये तो डेसिमल में आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा। तो देखिए जब हम m का वैल्यू प्राकृत संख्या रखे 7 रखे तो मेरा क्या आ गया, ये डेसिमल में आ गया। क्या डेसिमल में संख्या रेखा में कोई पॉइंट रहता है क्या, संख्या रेखा में कोई डेसिमल में पॉइंट रहता है तो नहीं रहता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि रूट m के रूप का नहीं होता है। ये कथन मेरा क्या है, असत्य है। ठीक है, डेसिमल में इसमें पॉइंट नहीं रहता है संख्या रेखा में, ये मेरा कथन क्या है, असत्य है, असत्य। कारण क्या है, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक, आपको दिख रहा होगा, लिखना है प्रत्येक बिंदु एक वर्गमूल संभव नहीं हो सकती, संभव नहीं हो सकती है। हाई लिख देना है आपको। ठीक है, आपको दिख रहा होगा संभव नहीं हो सकती है। आगे हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए थर्ड नंबर में क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या बना होती है। तो देखिए आपकी बार जस्ट उल्टा करते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यहाँ से यहाँ तक है। अभी हम तुरंत बताएं, वास्तविक संख्या पूरा एरिया कवर कर रहा है, पूरा, जिसके अंदर सब इनबिल्ट है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए अपरिमेय संख्या का एरिया यहाँ से यहाँ तक है और वास्तविक संख्या का यहाँ से यहाँ तक। तो प्रत्येक, जैसे ई वाला पार्ट हुआ, ई वाला वास्तविक संख्या हुआ, इधर वास्तविक संख्या है, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है। तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है क्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे हम इसको भी बोलते हैं परिमेय संख्या इधर है और फिर संख्या है, पूर्णांक है, तो ये सबको हम क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कि क्या जस्ट अपोजिट में है, ये दोनों के योग से, यानी दोनों के संख्याओं के मिलाने से तब मेरा क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। समूह से, ये दोनों संख्याओं के समूह से मेरा क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक में ये भी आ गया ना, परिमेय संख्या भी आ गया ना। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला क्या अपरिमेय संख्या है, ये वाला पार्ट क्या अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या तो है। देखिए
ये वाला पार्ट वास्तविक संख्या तो है क्या, अपरिमेय संख्या है नहीं है, अपरिमेय संख्या का सिर्फ यहाँ है एरिया, इसलिए ये कथन मेरा क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य। अब कारण क्या होगा, कारण क्या होगा कि लिख देंगे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आते हैं, में आते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको लिख देना है, कारण भी हम लिख दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए आगे देखिए, सेकंड जो है, सेकंड क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमको एक ऐसा उदाहरण देना है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी बोल रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक मतलब अगर हम 5 ले लें, ठीक है, तो इसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो सकता है, क्या कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम डेसिमल में नहीं भी निकालें तो ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम √4 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 वैल्यू आएगा, 2 मेरा क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर हम √9 की बात करें तो इसका वैल्यू कितना, 3 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या नहीं, सॉरी, ये परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये क्या, अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो सभी धनात्मक पूर्णांक हुआ, देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक हो रहा है, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक क्या, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक क्या, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये हो गया रेशनल, ये भी रेशनल, ये हो गया इरेशनल। ठीक है, यानी ये दोनों परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन में बोल रहा था सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो सभी अपरिमेय होते हैं, देखिए सभी अपरिमेय नहीं होते हैं, सभी क्या होते हैं, कोई कोई होते हैं, कोई कोई परिमेय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हमको लिखना है, इसका आंसर और उदाहरण देना है। तो देखिए आपको क्या लिखना है इसमें, इसका हो जाएगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। हाँ या नहीं बोल रहा था, नहीं हो जाएगा, कारण क्या है, नहीं सभी लिखना है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। आगे जो उदाहरण बोल रहा था, उदाहरण देने, उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, जैसे हम अभी √4 लिए, √4 का वैल्यू कितना, अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना, 2 हो जाएगा। अगर हम √9 की बात करें, इसका वैल्यू कितना, 3। तो ये सब क्या है, परिमेय है। तो ये उदाहरण के तौर पर बोल रहा था ऐसे उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो 2 उदाहरण दे दिए हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। तो उससे पहले हम बताते हैं कि जैसे देखिए आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, इसको लंब, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम, फॉर्मूला इसका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है मेरा फॉर्मूला। इतना आपको ध्यान में होगा। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है कि हमको इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए सबसे पहले हम एक
फर्स्ट विधि बताते हैं, फर्स्ट मेथड। दो विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट मान के चलेंगे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट मानेंगे हम। देखिए सपोज हम 8 पे ले लिए 0, तो 10 हो जाएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट, 12 दूसरा पॉइंट, 14 तीसरा पॉइंट, इसी तरह इधर 6 4, आपको दिख रहा होगा 6 4 और 2, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट। 2 सेंटीमीटर का हम एक पॉइंट लिए, ये हो गया मेरा 0, इधर 1 2 3, इधर माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। अब देखिए बात करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जिसमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। अगर हम देखिए, अगर हम लंब 1 ले लें और आधार 2 ले लें, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 2 2 नहीं 4, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। अगर हम सिर्फ कर्ण की बात करें, सिर्फ कर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट 4 और 1 5, जो कि हमको देखिए बोल रहा था कि रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अगर हम लंब को 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिए हैं, तो लंब को अगर हम 1 यूनिट और आधार को 2 यूनिट लें, तो उससे क्या होगा, मेरा रूट 5 मेरा क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, 2 यूनिट लेंगे हम क्या, आधार, 2 यूनिट ले लिए आधार, ठीक है। अब यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, चांद की सहायता से। तो यहाँ पे हम देखिए हम 2 के पॉइंट पे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ से हम 90 डिग्री का मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। मार्किंग कर लिए। अब यहाँ से हमको, अब यहाँ से क्या करना है हमको, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर हमको लाइन ड्रॉ करना है। देखिए 6 पे है, ये 4 तक जाएगा, यहाँ तक आ गया, ठीक। अब देखिए ये मेरा आ गया 2, आधार हो गया मेरा 2, ठीक है, और लंब कितना हो गया 1। तो जब आधार 2 हो गया, लंब 1 हो गया, तो इसका कर्ण क्या आ जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। तो कर्ण कहाँ से कहाँ होता है, कर्ण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कर्ण, जिसका वैल्यू रूट 5। अब संख्या रेखा पर हमको देखना है कि कहाँ पे जाता है, तो वो आप इसके मदद से, प्रकार की मदद से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 0 पे रखेंगे और पेंसिल का भाग कहाँ रखेंगे, जहाँ तक मेरा कर्ण का वैल्यू है, ठीक है। तो वहाँ तक रख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो संख्या रेखा पर देखिए आपको दिख रहा होगा, हम जैसा और डार्क कर देते हैं। तो देखिए संख्या रेखा पर मेरा जिस जगह मिला, कहाँ पे मिला, इस जगह मिला, इस बिंदु पर। तो ये मेरा क्या हो गया, रूट 5 का वैल्यू हो गया। ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से इसको बता दिए हैं। आगे देखिए सेकंड मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, तो उसी तरह सबसे पहले एक संख्या रेखा लेते हैं। एक क्या करेंगे, संख्या रेखा लेंगे। सपोज हम यहाँ संख्या रेखा ले लेते हैं, और इसमें भी 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट मान के चलेंगे। 8 पे ले लिया हम, तो 8 के बाद क्या हो जाएगा, 10 12 14, इधर हो जाएगा 6 4 और 2। तो ये मेरा कितना हो गया, 0 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3। अगर देखिए अगर हम 0 से 1 लें, आधार कितना लें, 0 से 1 लें। सपोज हम यहाँ से यहाँ ले लिए, जैसा इसको डार्क कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ से यहाँ हम ले लिए, तो मेरा आधार कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर, तो मार्किंग कर लेंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, चलिए मार्किंग कर लिए। अब यहाँ से फिर हम 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर खींच देंगे। अब देखिए यहाँ तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, इसमें भी यहाँ परपेंडिकुलर हुआ था, तो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब 90 डिग्री का बन गया तो यहाँ पे मेरा ये क्या कहला जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ से यहाँ, चलिए यहाँ से यहाँ मेरा हो गया कर्ण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिए 1, यहाँ पे लिए 1, तो मेरा कर्ण क्या आया, देखिए हम फार्मूला से भी तुरंत निकाल के दिखाते हैं। अगर हम लंब 1 लिए और आधार भी 1 लिए, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, और कर्ण बराबर क्या आ जाएगा रूट का 2 आ जाएगा। उसी तरह कर्ण मेरा यहाँ क्या आ गया √2। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है कि इसको हमको स्टार्टिंग पॉइंट मानना है, और यहाँ से हमको 90 डिग्री का फिर मार्किंग करना है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री का मार्किंग कर लेते हैं, देखते हैं मेरा कहाँ जाता है। देखिए 90 डिग्री का यहाँ मार्किंग कर दिए हैं, यहाँ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, 12 पे रखे हम तो 10 तक आएगा ये 1 यूनिट। चलिए ये मेरा हो गया क्या 90 डिग्री। जब हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे कर्ण, इसका कर्ण हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो कितना वैल्यू होगा इसका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मेरा क्या 1 और ये मेरा क्या √2। अब की बार देखिए आधार चेंज हो गया, आधार हो गया √2 और लंब हो गया 1। तो देखिए लंब का स्क्वायर होता है, लंब हो गया 1 और आधार क्या हो गया √2 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर बराबर क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर यही होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब 1 लिए हैं, देखिए 1 लिए हैं, और आधार क्या हो गया आपकी बार चेंज हो गया √2 बन गया। अब देखिए मेरा क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर, जब भी स्क्वायर और रूट दोनों रहे सिर्फ डिजिट बचता है, कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो कर्ण बराबर मेरा क्या आ जाएगा निकल के अंदर √3, स्क्वायर था तो मेरा यहाँ क्या हो गया रूट बन गया, √3 आ गया। अब ये वाला कर्ण की बात करें, ये वाला कर्ण का बात करें तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू √3। इसी तरह देखिए चेंज कितना हो रहा है √2 हो गया √3 हो गया, तो आगे क्या हो जाएगा √4। कहाँ से, यहाँ से जब हम 90 डिग्री का पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आ रहा है 90 डिग्री का पॉइंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर, चलिए खींच दिए। अब यहाँ हो गया 90 डिग्री। यहाँ से जो मेरा कर्ण आएगा ये, इसका वैल्यू क्या होगा √4। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या √4। अब फिर देखिए फिर उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम √5 की बात करें तो यहाँ से हम 90 डिग्री का, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से 90 डिग्री का फिर मार्किंग करेंगे, कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। उसके बाद हम इसको कितना 1 यूनिट फिर खींच देंगे, तो 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर मान के चले हैं शुरू से। 1 का हम यूनिट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ जो मेरा कर्ण आएगा अब की बार कर्ण मेरा क्या आएगा √4 आया था तो √5 हो जाएगा। देखिए सीधा कर देते हैं कॉपी को, √4 आया था तो अब की बार क्या आ जाएगा √5, इसका वैल्यू कितना √5। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ देखिए भर लिए इसको, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ इसको पूरा भर लेना है। और जहाँ पे ड्रॉ होगा संख्या रेखा पर, जहाँ पे मेरा ड्रॉ होगा वहाँ से हमको इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है,
तो मेरा देखिए √5 का वैल्यू यहाँ से हम जब ड्रॉ किए इसको तो √5 का वैल्यू 2 से आगे गया, यही हो गया मेरा संख्या रेखा पर √5। आपको जिस विधि से आसान बुझाया आप उस विधि से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 2 यूनिट पहले लिए आधार और 1 यूनिट लिए ऊंचाई, तो डायरेक्ट मेरा √5 निकल गया। और ये विधि जो हुआ इसमें क्या हुआ कि सर्पिल विधि इसको कहते हैं। सर्पिल यानी अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो और ही बढ़ते जाएगा, √5 के बाद √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √8 आ जाएगा। इस तरह क्या होगा, ये एक सर्पिल बन जाएगा, घूर जाएगा, ठीक है, चक्र बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हम क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। ऐसे ही कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, क्या है, क्रियाकलाप है वर्गमूल सर्पिल। सर्पिल जो अभी तुरंत बताया, सर्पिल आपको बनाना है, रचना करना है, ठीक है। तो आप इसको क्रियाकलाप कीजिए, नहीं कीजिए इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करना था, तो 3 तक हम सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन ऐसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 4। तो आगे आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे इसके 1.3 को यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 को भी सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।